हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं घनश्याम दुबे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर पर डिस्कस करने जा रहे हैं और कैपेसिटर के यूजेस पर बात करूंगा मैं कि एप्लीकेशन क्या है, कैपेसिटर कहां कहां यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर के लिए। तो आप अपना नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, नोट्स बनाना चाहें अगर, हेडिंग डालें वैन डी ग्राफ जनरेटर। पहला पॉइंट, वैन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए, हम कोई भी डिवाइस, कोई आर्टिकल जब तैयार करें, मैंने पहले आपसे कहा कुछ स्टेप्स में या कुछ फैक्ट्स अपने हिसाब से दिमाग में रख लें कि हमें क्या क्या मेन बातें डिस्कस करनी है उस टॉपिक में। तो हम इस जनरेटर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई जनरेटर पढ़ना हो, अगर कोई डिवाइस पढ़नी हो, कोई ऑपरेटर्स है उसकी स्टडी करनी हो, तो आप समझ लीजिएगा सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि उस डिवाइस को किसने बनाया है, यानी डिवाइस्ड किसने किया, उसको डिस्कवर किसने किया, जो भी है। ठीक है, तो पहला फैक्ट हमारा है जो ध्यान रखना है हमें कि इसको डिस्कवर किसने किया। फिर डिस्कवर किया तो क्यों किया, इसका यूज क्या है, क्यों डिस्कवर किया गया, इसको क्यों बनाया गया है। दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना चाहिए। तीसरी बात हमें लिखनी चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर, किस फिनोमिना पर ये डिवाइस बेस्ड है, तो प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन डिस्कस करनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग पे बात करनी चाहिए। तो चलिए हम पहली बात करते हैं कि इसे वैन डी ग्राफ जनरेटर को बनाया किसने। तो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वैन डी ग्राफ, उन्हीं ने इसे बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर डिवाइस्ड बाय वैन डी ग्राफ जनरेटर डिवाइस्ड बाय वैन डी ग्राफ, यही नाम है इनका, इन्हीं के नाम पर ये पड़ा है वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये डबल एफ रखिएगा, वैन डी ग्राफ। ठीक, तो पहला फैक्ट हमारा पूरा हुआ कि वैन डी ग्राफ ने ही इसको बनाया, इसीलिए इनका नाम, इस डिवाइस का नाम वैन डी ग्राफ है। क्यों बनाया, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो हम दूसरे फैक्ट में कहेंगे कि जब किसी चार्ज को, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई आयन है, उसे हम एक्सेलरेट करना चाहें, हाई एनर्जी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ अगर हम किसी टारगेट की तरफ भेजना चाहें, हिट करना चाहें, तो वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करने के लिए, मैक्सिमम फील्ड पाने के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑब्टेन करने के लिए, किसी चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज होता है। तो यहां हम कहेंगे टू एक्सेलरेट any charged particle, to accelerate any charged particle like electron, proton, ion, we need high potential, ध्यान रखिएगा, high electric potential and high electric field, which can obtain with the help of Van de Graaff जनरेटर। तो यहां पर यह बात हुई कि वैन डी ग्राफ जनरेटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जिससे किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट कर पाते हैं। तो यूज हो गया। अब बात आता प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल डिस्कस करना है अगले पॉइंट पर हमें। प्रिंसिपल की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, PLE है, PAL नहीं करेंगे। PL मतलब प्रिंसिपल साहेब होता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल के लिए यहां पर दो फैक्ट होते हैं इसके प्रिंसिपल में। देयर आर टू फैक्ट्स, ये दो फैक्ट्स पर डिपेंड करता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। पहला फैक्ट क्या है, अब मैं ये बताता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, कैसा हो, स्फेयर हो, स्फेरिकल कंडक्टर हो, उस पर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये सबसे पहले आप देखिए। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कुछ भी लिख दें,
पोटेंशियल ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। तो उसका फार्मूला देखो, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये होता है कि नहीं होता है? यहां से हम चार्ज की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो चार्ज Q इज इक्वल टू निकलेगा 4πε0 इंटू r। इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ये इलेक्ट्रिक चार्ज निकल आया हमारा स्फीयर पर। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सब पीछे पढ़ा चुका हूं आर्टिकल, मैं पढ़ा चुका हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आप वहां से इसको देख लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। ये जो ए है, ए मतलब हुआ सरफेस एरिया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर किया आपने? स्फीयर के ऊपर। स्फीयर के ऊपर है तो स्फीयर का सरफेस चार्ज कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²। तो यहां रख लीजिए जरा, देखिए तो क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू, अब क्यू की वैल्यू ये चलो बाद में रख लेते हैं, क्यू बाई इसकी वैल्यू रख लो 4πr²। ये दूसरी बात हो गई। वहां से जो क्यू की वैल्यू आपने फाइंड की है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिग्मा इज इक्वल टू, क्यू के प्लेस पे रख दीजिए वो वैल्यू 4πε0 r, नीचे देखिए 4πr²। देखिए एक r कैंसिल हो जाएगा आपका, सिग्मा इज इक्वल टू ε0 अपान r आया। फाइनली अगर हम ये कहें कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल का पहला फैक्ट है। यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। अब यहां से हम फैक्ट बताने वाले हैं कि क्या होने वाला। देखिए अगर हम किसी कंडक्टर को बहुत शार्प ले लें, शार्प मतलब होता है बहुत नैरो पॉइंट टिप हो, फॉर एनी शार्प कंडक्टर, फॉर एनी शार्प कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर को शार्प ले लें, शार्प कंडक्टर मतलब होता है हमारा पॉइंट टिप। अगर पॉइंट टिप ले लें तो उसकी जो रेडियस होगी उसको हम लोग क्या लेंगे, अगर ये इसी मार्कर की बात करूं तो इसका जो पॉइंट टिप है, ऊपर की टिप है, इसको हम कंडक्टर माने तो इसकी रेडियस कितनी आप लेंगे? बहुत मिनिमम, मिनिमम मतलब जीरो के अप्रॉक्स। तो अगर रेडियस 0 के अप्रॉक्स होगी, देखिए दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा गोज टू इंफिनिटी। इसका ये मतलब हुआ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है टिप पर, पॉइंट टिप पर, वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी का मतलब है इनफाइनाइट चार्ज स्टोर्ड एट द टिप। तो क्या उतने कम एरिया में इनफाइनाइट चार्ज स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा उस चार्ज का? वो चार्ज आसानी से रिलीज होने लगेगा एयर में, आसपास की एयर में डिस्चार्ज होने लगेगा वो चार्ज अपने आप। यानी जो पॉइंट टिप होता है प्रायोरिटी के साथ वहां से चार्ज डिस्चार्ज होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, एट एनी पॉइंट टिप ऑफ कंडक्टर चार्ज इजिली स्टार्ट डिस्चार्जिंग, चार्ज इजिली स्टार्ट डिस्चार्जिंग इनटू एयर, चार्ज इजिली discharged into air। आसानी से एयर में चार्ज धीरे धीरे रिलीज होकर के जाने लगेगा, एयर में पहुंचने लगेगा। ये पहला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जब हम वैन डी ग्राफ की वर्किंग बताएंगे उसमें इस पॉइंट का यूज होगा, इस फैक्ट का यूज होगा, ध्यान रखना है आपको। अब दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं। प्रिंसिपल का दूसरा फैक्ट क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड फैक्ट क्या है, इसको भी समझ लीजिए जरा। नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 की बात करता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ए एंड बी, एक ये ले लो और एक ये ले लो। लेट टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल या स्फेयर्स ए एंड बी, और ये पॉइंट का नाम ले लीजिए। इसकी रेडियस आप स्मॉल आर ले लीजिएगा और इसकी रेडियस आप कैपिटल आर ले लीजिए। इस पर स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूट है और इस पर ले लीजिए आप कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने चार्ज इमेजिन कर रखे हैं, लेट कर रखे हैं। हमारा यहाँ टारगेट क्या है बता दूं आपको, मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम ए का पोटेंशियल फाइंड करें, फिर बी का निकालते हैं। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए
अगर यहाँ का पोटेंशियल निकालना है देखो, तो एक तो खुद इस पे चार्ज पहले से कितना है, प्लस क्यू है, स्मॉल क्यू, ये चार्ज है, इसकी रेडियस इतनी है, तो इसका अपना पोटेंशियल अगर इसके सरफेस पे बात करूं मैं खुद का, तो 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपान आर होगा। ये इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर यानी इसके पूरे स्फीयर पर सरफेस पर पोटेंशियल होगा। लेकिन बाहर वाले का क्या इफेक्ट है देखो, तो बाहर वाले स्फीयर के अंदर ही तो छोटा वाला स्फीयर है ना, तो आपको जानकारी होगी कि पोटेंशियल किसी भी स्फीयर के सरफेस पे जितना होता है उतना ही उसके अंदर कांस्टेंट रहता है। तो जितना इस पर पोटेंशियल होगा तो इस पर खुद पर कितना पोटेंशियल है अपने इस चार्ज की वजह से, वो कितना होगा 1/4πε कैपिटल क्यू बाई आर, कैपिटल वही पूरे में कंसिस्ट करेगा, तो यहां भी इसका इफेक्ट इतना ही आएगा। तो जो नेट पोटेंशियल बनेगा वहां पर तो क्या बनेगा 1/4πε0 क्यू अपान कैपिटल आर। ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकला है, पहला हिस्सा इस चार्ज की वजह से और दूसरा वाला हिस्सा इस चार्ज का इफेक्ट यहां पर। अब इसका काउंटर करते हैं दूसरी तरफ बी पॉइंट पर देखते हैं पोटेंशियल, तो बी पॉइंट बड़े वाले स्फीयर पर है, तो खुद इस स्फीयर का इफेक्ट यहां पर कितना है देखिए, तो वो निकाल लीजिए 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर। और एक बात, इस पर इस वाले चार्ज का भी इफेक्ट है, क्योंकि इस चार्ज के स्फीयर की वजह से ये वाला पॉइंट इस स्फीयर से बाहर माना जाएगा। पॉइंट आउटसाइड मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, तो आउटसाइड की वजह से अगर निकालते हैं तो इस चार्ज का इफेक्ट लेते हैं लेकिन डिस्टेंस इतनी ले लेते हैं, तो इसलिए यहां का रिजल्ट आएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। इस तरीके से हमने ये पाया कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकल आया है। जब आप पोटेंशियल निकाल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये देख लीजिए दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो VA माइनस VB करिए, जरा देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप समझ लेना। VA पूरा लिखा, माइनस इसको करा, ये माइनस आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो यही दोनों फैक्टर बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो इनको बाहर ले लीजिए 1/4πε0 क्यू कॉमन है, देखिए यहां पर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर 1 बचा, ये रिजल्ट बचा पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, सिंस आर इज लेस देन, देखिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो जब ये छोटा ये बड़ा है तो इनका जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव आएगा। अंदर वाले चार्ज को हमने पॉजिटिव लेटर कर रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि VA माइनस VB ग्रेटर देन 0, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकला है डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल क्यू, देखो डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल क्यू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या इसमें कहीं कैपिटल क्यू आया है, नहीं आया है, यानी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एट आउटर स्फीयर, यानी अगर आउटर स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या जीरो चार्ज हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई असर नहीं हुआ। और एक बात, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा आता है बाहर वाले से, क्योंकि बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज भले ही अंदर वाले से ज्यादा हो, चार्ज का कोई भी मैग्नीट्यूड हो, पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले का ग्रेटर रहता है, बाहर वाले का लेस रहता है। तो जहां पोटेंशियल ज्यादा वहीं से चार्ज रिलीज होना शुरू होगा, यानी हमेशा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे ऑल चार्ज एट स्फीयर A रिलीज टू स्फीयर B, हमेशा इसका चार्ज इस पे चला जाएगा अगर दोनों को कंडक्टर से जोड़ा जाए। इफ बोथ आर कनेक्टेड, अगर दोनों को कंडक्टर से कनेक्ट कर दें तो अंदर वाले का चार्ज धीरे धीरे बाहर वाले चला जाता है, यानी अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इसी को स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी आउटर सरफेस पर तो चार्ज होता है, इनर सरफेस पे जीरो रहता है। इसी वजह से जो स्ट्रीट वायरिंग है, आप देखिए गलियों में जो तार होते हैं है ना, इनमें बहुत ज्यादा पतले पतले तार को रस्सी जैसा बट के बिछाया जाता है, जिससे कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। एक मोटी सरिया जैसा बना लिया जाए तो एरिया कम होगा, पतले पतले तार है तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इसलिए ज्यादा चार्ज वो इजिली मूव करा पाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है।
एक और चीज जो प्रिंसिपल फर्स्ट बताया था मैंने, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट बताई थी अभी पहले, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नोकदार यानी टिप पॉइंट वाले कंडक्टर होते हैं वहां से आसानी से चार्ज रिलीज होता है एयर में, और अगर एयर में चार्ज हो तो आसानी से उसको घसीट भी लेते हैं, अपने ऊपर खींच भी लेते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा वो ऊंची बिल्डिंगें अगर हो, बिल्डिंग्स हाई राइज बिल्डिंग देख लीजिए, या ईंट वाले भट्ठे देख लीजिए, या किसी इंडस्ट्रीज की चिमनी देख लीजिए, बड़ी सी ऐसे ऊपर तक चिमनी होती है, तो आप देखिए चिमनी के ऊपर एक ऐसे एक कंडक्टर जैसा एक निकला होता है, कहीं त्रिशूल जैसा बना होता है, कहीं ओम का ऐसे बना करके ऊपर नोक बना देते, कहीं इस तरह से ऐसे टिप बना देते। एक पॉइंट टिप कंडक्टर होता है और जिसका सीधे कनेक्शन नीचे अर्थिंग तक होता है, ध्यान रखिएगा। इनका सबका कनेक्शन कहाँ होता है? अर्थिंग तक। तो जो पॉइंट टिप ऊपर कंडक्टर है, या हाई राइज बिल्डिंग में कभी ऐसे भी देखा हो आप लोगों ने, ऐसे कंडक्टर लगा होता है, ऐसे ऐसे नोकदार ऐसे कुछ निकले होते हैं वायर्स, तो होता क्या ये पॉइंट टिप है। अगर कभी थंडर बोल्ट की स्थिति आती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर डिस्चार्ज करता है क्लाउड, तो ये पॉइंट टिप क्या करेगा, पूरा कंडक्टर अपने ऊपर, पूरा चार्ज अपने ऊपर ले जाएगा। जैसे इस तरीके से समझ लीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा हाई ऐसे क्लाउड से बहुत चार्ज आ रहा है, बहुत चार्ज का अमाउंट है, एकदम ग्रेटेस्ट अमाउंट, तो पूरा का पूरा ये चार्ज इस कंडक्टर पे पहुंचेगा प्रियोरिटी के साथ, क्योंकि पॉइंट टिप प्रियोर करता है, प्रिफर करता है चार्ज को डिस्चार्ज करते समय भी और लेते समय भी। तो पूरी बिल्डिंग बच जाती है थंडरबोल्ट से या डैमेज होने से, और ये सीधे अर्थिंग से कनेक्शन होता है नीचे जमीन में जा करके, और ये पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में। ये है कंडक्टर का यूज। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेज था। अब हम बात करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पर। तो चलिए आइए कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। आप डाल लें हेडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए कंस्ट्रक्शन लिखाऊंगा नहीं, मैं बना रहा हूं डायग्राम, आप उसी के हिसाब से लिख लेंगे, समझा दूंगा केवल। कंस्ट्रक्शन देखें जरा, तो एक वैन डी ग्राफ जनरेटर लिया हम लोगों ने। वैन डी ग्राफ में होता क्या है बता दूं। देखिए तो ये पुली है, पुली आप लोगों ने देखी होंगी, पुराने जो कुएं होते हैं, ठीक है, वेल यानी जहां से पानी निकालते हैं, पुरानी पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, है ना, पुराने जो कुएं होते हैं उनमें लोहे की एक रॉड पिलर के ऊपर बनी होती है, एक ऐसे रॉड होती है पिलर पे, उसमें एक लोहे का ऐसे पहिया बना होता है, उस पे रस्सी ऐसे गुजरती है, ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो वही पुली है। ये दो पुली ले लीजिए, एक P1 पुली और एक P2 पुली ले लीजिएगा, ये दो पुली है। दोनों पुली के ऊपर एक बेल्ट देखिए, ये कनेक्शन देने के लिए बेल्ट चढ़ी हुई है, इसे हम नाम देंगे सिल्क बेल्ट। क्या नाम देंगे? ये सिल्क की बेल्ट है, ये सिल्क बेल्ट हो गई। ये पूरा सिस्टम क्या होगा इस तरीके से, यहां पर दो स्टैंड होंगे जो इंसुलेटर स्टैंड होंगे, ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर स्टैंड बनाएंगे आप इस तरीके से। ये इंसुलेटर स्टैंड ए है, ये इंसुलेटर स्टैंड बी है, इसके ऊपर एक ध्यान रखना है आपको हेमीस्फेरिकल, आप जानते होंगे हेमीस्फेयर, हेमीस्फेरिकल एक कंडक्टर लेना है, हेमीस्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान रखिएगा, यानी आधा स्फेयर रहेगा, हेमीस्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेयर जैसी इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा इस तरीके से, और पूरा मेटेलिक है, तो इसे आप क्या करेंगे, एकदम डार्क ब्लैक कलर से पूरा पेंट कर देंगे हिस्सा। जब कंस्ट्रक्शन बनाइएगा तो ये पूरा ऐसे डार्क कर देना है आपको। ये हेमीस्फेयर है और ये कंडक्टर है, ध्यान रखिए, हेमीस्फेरिकल कंडक्टर, हेमीस्फेरिकल कंडक्टर, और इसे एस नाम देंगे हम लोग। क्या नाम देंगे? एस। ये पूरा ऐसे डार्क ब्लैक हो गया, ठीक। यहां पर एक कॉम्ब लगा होता है, ध्यान रखिएगा, कॉम्ब मतलब तो आप जानते हैं, है, इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉइंट टिप निकाल दिए जाएंगे। ये कॉम्ब एक लगा यहां पर जिनमें पॉइंट टिप हैं, एक कॉम्ब यहां पर इस पुली के पास होता है, ध्यान रखिएगा, दो कॉम्ब यहां पर यूज करते हैं। ये आप पॉइंट टिप जरूरी नहीं कि दो ही बनाए, तीन बनाए, आप 3 बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ये पॉइंट कितने भी बाहर की तरफ आप उभरे हुए निकाल सकते हैं, पॉइंट टिप है इस तरीके से। ये C1 है कॉम्ब और ये C2 कॉम्ब है। ये जो C1 कॉम्ब है इसे एक डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं, डीसी सोर्स के पॉजिटिव एंड से, और जो निगेटिव एंड है वो अर्थिंग से कनेक्ट होगा।
इसके साथ ही साथ देखिए ये स्टैंड आपका ऐसे अर्थ में कहीं प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट है, ऐसे रखा हुआ है। यहां से एक छोटी सी पुली और होती है जिससे बेल्ट होते हुए मोटर के पहिए से, यहाँ मोटर होगी, एक मोटर से कनेक्शन कर दिया जाता है। ये कोई मोटर है, जब मोटर चलेगी तो ये राउंड राउंड घूमेगा ऐसे, ये पुली, ये देखिए बेल्ट ऐसे ऐसे घूमेगी, जिससे ये पुली घूमेगी और ये बेल्ट ऐसे ऐसे दोनों पुली घुमाएगी। कंस्ट्रक्शन लिखते समय आपको क्या क्या लिखना है भी समझ लीजिएगा। हम कहेंगे इन वैन डी ग्राफ जनरेटर देयर आर टू पुली P1 एंड P2 कनेक्टेड विद सिल्क बेल्ट एंड अनदर पुली अटैच्ड टू द मोटर बाय अनदर बेल्ट। व्हेन मोटर स्टार्ट्स देन बेल्ट रोटेट एंड हेमिस्फेरिकल कंडक्टर S is mounted on two insulator stand A and B। ये स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड A and B and COM C1 and C2 connected respectively near P1 pulley and P2 pulley। पॉजिटिव एंड ऑफ द डीसी सोर्स कनेक्टेड टू C1 एंड नेगेटिव टू द अर्थिंग। ये सब आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। अब बात करते हैं वर्किंग। वर्किंग में क्या लिखना है उसकी बात करते हैं। तो वर्किंग समझ लीजिएगा, उसको कैसे लिखेंगे देखिए। व्हेन पॉजिटिव सोर्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज टू द कॉम्ब देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पॉइंट टिप ऑफ कॉम्ब easily releases charge in air near pulley P1 due to the rotation of pulley silk belt rotates and the air in contact to the belt also goes up with the silk belt। तो देखिए यहाँ पर जो एयर है वो उसमें चार्ज जब रिलीज होंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जैसे जैसे बेल्ट घूमेगी वैसे वैसे धीरे धीरे ये चार्ज ऊपर की तरफ ऐसे बेल्ट के साथ चले जाएंगे एयर में होते हुए ऐसे। क्योंकि आप देखते हैं जब ट्रक वगैरह कोई चीज निकलती तो उसके पीछे हवा जो होती है, एयर भी होती है, वो भी साथ में उड़ने लगती है, कागज उड़ने लगते हैं, पॉलिथीन उड़ने लगती है। वैसे ही है यहाँ की एयर में चार्ज बहुत है, हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से। तो जब ये बेल्ट घूमेगी इसके साथ एयर जाएगी, एयर के साथ ये चार्ज जाएंगे, और जब चार्ज यहाँ पहुंचेंगे तो जो प्रॉपर्टी कॉम्ब की पॉइंट टिप की वजह से आयन रिलीज करने की है, चार्ज रिलीज करने की, उसी प्रॉपर्टी में काउंटर पार्ट है कि वो इजिली अट्रैक्ट भी कर लेता है। तो ये यहाँ से सब चार्ज अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद देगा तो ये देखिए इनर सरफेस को, किसको देगा, इनर सरफेस को। तो देखो पहला फैक्ट यूज हो गया कि पॉइंट टिप आसानी से चार्ज एयर में रिलीज करता है और आसानी से ले लेता है। तो ये फर्स्ट फैक्ट यूज हुआ। अब सेकेंड फैक्ट, और अगर इनर सरफेस को चार्ज मिला होगा तो वो किसको ट्रांसफर कर देगा, आउटर को। ये सेकेंड फैक्ट मैंने बताया था कि कभी भी इनर सरफेस या इनर स्फीयर में चार्ज रुकेगा नहीं, चार्ज कहां पहुंच जाएगा, आउटर स्फीयर पर। इस तरीके से धीरे धीरे बार बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। जब बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होगा तो अप्रोक्सीमेट 10⁴ वोल्ट तक हम लोग पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। ये वैन डी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग में आपको लिखना है, ठीक है। एक और छोटा सा फैक्ट बता दे रहा हूं मैं, एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स। अब बात करता हूं यूजेज ऑफ कैपेसिटर। यूजेज ऑफ कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर के यूज लिखना चाहें तो पहला यूज सुन लीजिए। ये चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है। इट स्टोर्स चार्ज, इट स्टोर्स चार्ज। और क्या स्टोर कर सकता है ये, इट स्टोर्स एनर्जी, ये स्टोर करता है एनर्जी को। और क्या कर सकता है, इसका यूज क्या, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है भाई, एक स्टडी में, स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, ऐसे बहुत से यूज हैं। आप ये 4 यूजेस नोट कर लीजिएगा, अगर कोई यूजेस पूछता है तो आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट इसी आर्टिकल के साथ खत्म होती है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर फार्मूले को डिस्कस करेंगे, बहुत एक्सप्लेन करते हुए कैसे आपको फार्मूले तैयार करने हैं। वो केवल फार्मूले का वीडियो होगा। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सीरीज शुरू होगी, न्यूमेरिकल्स के वीडियो आएंगे। नमस्कार।